नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के हिमालय में आज भी अमेरिका की एक न्यूक्लियर डिवाइस गुमशुदा है, तो आप क्या कहेंगे? आपका पहला रिएक्शन होगा, ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि यह कोई फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड रियल घटना है। और हैरानी की बात यह है कि दिसंबर 2025 में यह मामला एक बार फिर दुनिया की बड़ी मीडिया में सुर्खियों में आ गया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम के एक नई जांच में और उसके आधार पर भारतीय मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि यह डिवाइस करीब 60 साल पहले हिमालय में कहीं खो गई थी और आज भी कहीं ग्लेशियर के नीचे दबी हो सकती है। अब यहां से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या सच में कोई न्यूक्लियर बम था या कोई सिर्फ एक तकनीकी उपकरण था? क्या इसमें गंगा नदी या भारत के लोगों को कोई खतरा हो सकता है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये डिवाइस इतनी खतरनाक थी, तो अब तक इसे ढूंढा क्यों नहीं गया? आज की इस वीडियो में हम ना तो डर फैलाएंगे, न ही सनसनी बेचेंगे। हम बात करेंगे तथ्यों की, दस्तावेजों की और न्यूयॉर्क टाइम के जांच के आधार पर पूरी कहानी को सरल और साफ शब्दों में आपको समझाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक खोई हुई डिवाइस की नहीं है। ये कहानी है कोल्ड वार के गुप्त मिशनों की और उन फैसलों की जिनके असर आज भी दुनिया महसूस कर रही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय से थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 1960 के दशक। ये वो दौर था जिसे इतिहास में कोल्ड वार कहा जाता है। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों देश सीधे युद्ध नहीं लड़े थे, लेकिन हथियारों की दौड़, खुफिया जासूस और टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की होड़ अपने चरम पर। इसी बीच 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये खबर अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि अब एशिया में एक नया न्यूक्लियर पावर उभर रहा था। अमेरिका को डर था कि चीन सिर्फ न्यूक्लियर बम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चुपचाप मिसाइल टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज हथियार का भी काम कर रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि चीन एक बंद देश था और अंदर की जानकारी निकालना आसान नहीं था। और यही से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने सोचना शुरू किया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि वो सिस्टम लगाया कहां जाए। सीधे चीन के अंदर जाना नामुमकिन था, लेकिन चीन की सीमा के पास एक ऐसी जगह थी जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी, भारत का हिमालय क्षेत्र। न्यूयॉर्क टाइम की जांच और बाद में सामने आए CIA के डिक्लासिफिकेशन दस्तावेज बताते हैं कि अमेरिका की नजर खास तौर पर उत्तराखंड की नंदा देवी पर्वत श्रृंखला पर थी। ये इलाका चीन की सीमा के काफी करीब था और ऊंचाई इतनी थी कि वहां से रेडियो और न्यूक्लियर सिग्नल आराम से पकड़े जा सकते थे। यही से एक बेहद गुप्त योजना बनी, एक ऐसा मिशन जिसमें पहाड़ों पर न्यूक्लियर पावर्ड निगरानी डिवाइस लगाई जानी थी। एक ऐसा फैसला जिसका असर आज करीब 60 साल बाद फिर से दुनिया के सामने आ रहा है। दोस्तों, अब कहानी एक नए मोड़ में आती है। कोल्ड वार अपने सबसे तनावपूर्ण दौर में था और अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन की न्यूक्लियर गतिविधि पर नजर रखना चाहता था। इस दौरान अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत की IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर एक बेहद सीक्रेट मिशन शुरू किया। इतना सीक्रेट कि उस समय इसकी जानकारी बहुत ही सीमित लोगों को थी। इस मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, चीन के न्यूक्लियर टेस्टों को ट्रैक करना और दूसरा, रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कैच करना, ताकि यह समझा जा सके कि चीन किस तरह की मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अब सवाल ये था कि ऐसा निगरानी सिस्टम लगाया कहां जाए जो चीन के इतने पास हो लेकिन सीधा उसकी सीमा के अंदर ना हो। और यहीं पर अमेरिका की नजर भारत के हिमालयी क्षेत्र पर पड़ती है, खास तौर पर उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत श्रृंखला पर। न्यूयॉर्क टाइम की जांच और CIA के बाद में पब्लिश हुए डिक्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि नंदा देवी को इसलिए चुना गया क्योंकि यह इलाका चीन की सीमा के काफी करीब था। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वहां से न्यूक्लियर और रेडियो सिग्नल आसानी से पकड़ा जा सके। और सबसे अहम बात, यह इलाका उस समय दुनिया से लगभग कटा हुआ था। कम लोग, कम हलचल और ज्यादा गोपनीयता। और यहाँ एक और बड़ी चुनौती थी।
अगर आप हिमालय की इतनी ऊंचाई पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं तो सवाल उठता है उसे बिजली कहां से मिलेंगी। यहाँ ना तो बैटरी चलाने का ऑप्शन था, ना बिजली की लाइन, और ना ही बार बार इंसान भेजना संभव था। और यही से सीआई ने लिया एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे विवादित हिस्सा बन गया। उन्होंने तय किया कि इस निगरानी डिवाइस को न्यूक्लियर पावर से चलाया जाए, यानी एक ऐसा डिवाइस जो सालों तक बिना रुके बिजली देता रहा है। और यही फैसला आगे चलकर हिमालय में खोई अमेरिकी न्यूक्लियर डिवाइस की कहानी को जन्म देता है। दोस्तों, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है कि जब भी लोग सुनते हैं कि हिमालय में न्यूक्लियर डिवाइस, तो दिमाग में सीधा एक न्यूक्लियर बम की तस्वीर आ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई न्यूक्लियर बम नहीं था, ना ही कोई टाइम बम था जो अचानक फट जाए। असल में जो डिवाइस हिमालय में खोई थी उसे कहा जाता है रेडियो ऑप्टिक थर्मो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, यानी आरटीजी। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। आरटीजी को आप एक न्यूक्लियर बैटरी समझ सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में बैटरी होती है जो केमिकल एनर्जी से चलती है, वैसे ही आरटीजी न्यूक्लियर एनर्जी से लगातार बिजली बनाता है। इस आरटीजी के अंदर एक खास पदार्थ होता है, प्लूटोनियम 238। ये प्लूटोनियम बम बनाने वाला प्लूटोनियम नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है और उसी गर्मी को एक खास तकनीक से बिजली में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में ना कोई न्यूक्लियर विस्फोट होता है, ना कोई चेन रिएक्शन, ना ही कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट। बस लगातार सालों तक बिजली मिलती रहती है। इसलिए सीआई ने इसे चुना, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई पर ना तो सोलर पैनल भरोसेमंद था, ना बैटरी चल सकती थी, और ना ही बार बार इंसान को भेजना संभव था। आरटीजी एक बार लगा दो तो बस 5, 10, 15, 20 सालों तक लगातार बिजली दे सकता था। अब एक बहुत जरूरी बात, ये तकनीक सिर्फ सीआईए ने नहीं बनाई थी, नासा भी आज भी आरटीजी का इस्तेमाल करता है। मार्स रोवर हो या वोयागर स्पेसक्राफ्ट या फिर डीप स्पेस मिशन, इन सभी में नासा ने आरटीजी लगाए हैं जहां सूरज की रोशनी पहुंच तक नहीं सकती। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, आरटीजी भले ही बम नहीं है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव जरूर होता है। अगर इसका मजबूत सुरक्षा कवच सही हालत में रहे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से वो कवच टूट जाता है तो प्लूटोनियम आसपास के वातावरण में खतरा पैदा कर सकता है। और यही वजह है कि जब यह आरटीजी 1965-66 में हिमालय में खोया था, तो दशकों बाद भी ये सवाल उठता है कि क्या वो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित हालत में है या नहीं। और यही सवाल दिसंबर 2025 में न्यूयॉर्क टाइम की जांच के बाद फिर से चर्चा में आया। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे नाजुक और निर्णायक मोड़ पर। साल था 1965, 1965। सीआईए और भारतीय टीम नंदा देवी की बेहद ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। लेकिन हिमालय में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है वहां का मौसम। अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज हवाएं, घने बादल और कुछ ही घंटों में भयानक बर्फबारी और तूफान। न्यूयॉर्क टाइम की जांच और सीआईए के डी क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड बताते हैं कि हालत इतने बिगड़ चुके थे कि टीम के सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, या तो मिशन छोड़ो या फिर अपनी जान जोखिम में डालो। उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन पहले ही कम थी, तापमान माइनस में जा चुका था और हर कदम जिंदगी और मौत के बीच का फैसला बन गया था। ऐसे हालत में टीम ने एक मजबूरी भरा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि इस डिवाइस को यही बर्फ के अंदर सुरक्षित तरीके से छुपा देते हैं और मौसम ठीक होगा तो अगली एक्सपीडिशन में इसे वापस ले लेंगे। डिवाइस को मजबूत तरीके से पैक किया गया और बर्फ में दबाया गया और लोकेशन नोट की गई। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही फैसला इतिहास बन जाएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है 1966 में। अगले साल सीआईए और भारतीय टीम दोबारा उसी इलाके में पहुंचती है, लेकिन इस बार जो उन्होंने देखा उन सबको चौंका दिया। जहां डिवाइस रखी हुई थी वहां कुछ भी नहीं था, ना वो निशान, ना वो बर्फ का स्ट्रक्चर, ना कोई ट्रेस।
और जांच में सामने आया कि इस दौरान या तो हिमस्खलन हुआ था या ग्लेशियर मूवमेंट के कारण वो डिवाइस नीचे की ओर खिसक गई थी। और हिमालय में एक बार कोई चीज ग्लेशियर के नीचे चले जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद कई बार खोज की कोशिश हुई, नतीजा वही रहा, डिवाइस नहीं मिली। और यही से ये न्यूक्लियर पावर्ड आरटीजी आधिकारिक रूप से लापता घोषित कर दी गई। एक ऐसा डिवाइस जो सिर्फ निगरानी के लिए लगाई गई थी, वो अब हिमालय के बर्फ में इतिहास का हिस्सा बन चुका था और शायद आज भी कहीं ग्लेशियर के नीचे दबी हुई है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम और सबसे ताजे हिस्से पर। सवाल ये है कि इतनी पुरानी घटना अचानक दिसंबर 2025 में फिर से चर्चा में क्यों आ गई? इसकी वजह बनी अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार एनवाईटी, जिसको हम न्यूयॉर्क टाइम कहते हैं। दिसंबर 2025 में एनवाईटी ने न्यूयॉर्क टाइम ने एक नई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने सीआईए के पुराने डिक्लासिफिकेशन दस्तावेज, पूर्व खुफिया अधिकारी के इंटरव्यू और कोल्ड वॉर के रिकॉर्ड को दोबारा खंगाला। इस जांच में एक बात साफ तौर पर सामने आई कि नंदा देवी मिशन के दौरान जो न्यूक्लियर पावर्ड आरटीजी खो गई थी, उसे आज तक रिकवर नहीं किया जा सका है। यानी सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से वो डिवाइस अभी भी लापता है। और जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम की ये रिपोर्ट आई, भारतीय मीडिया में भी इस बात पर चर्चा तेज हो गई और यही से कई सवाल उठने लगे। पहला सवाल कि क्या वो डिवाइस आज भी हिमालय में कहीं दबी हो सकती है? दूसरा सवाल कि जिस इलाके में ग्लेशियर है, अगर वहां बर्फ पिघलती है तो क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ पानी में मिल सकता है? और तीसरा और सबसे संवेदनशील सवाल कि क्या इसका असर गंगा नदी या उससे जुड़े लाखों लोगों पर पड़ सकता है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो इन सवालों को काफी डरावने अंदाज में पेश किया है। कहीं इसे टाइम बम कहा गया तो कहीं गंगा के लिए खतरा बताया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना आपको जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट खुद ये दावा नहीं करती कि कोई बड़ा रेडिएशन फैल चुका है। न्यूयॉर्क टाइम की जांच मुख्य रूप से इतिहास, जोखिम और सरकारी जवाबदेही पर सवाल उठाती है। यानी रिपोर्ट ये नहीं कहती कि आज कोई तबाही हो रही है, बल्कि ये पूछती है कि क्या एक ऐसा रेडियो एक्टिव डिवाइस जो कभी मिला ही नहीं, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना सही है? दिसंबर 2025 में ये मुद्दा इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि आज ग्लेशियर पहले से तेजी से पिघल रहा है। जलवायु परिवर्तन एक हकीकत बन चुका है और पुराने फैसलों का असर अब नए संदर्भ में देखा जा रहा है। यानी ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये सवाल आज और आने वाले कल का है। अब दोस्तों, इस पूरे कहानी का सबसे जरूरी और सबसे संवेदनशील सवाल, क्या ये डिवाइस आज भी भारत के लिए खतरा है? यहां जवाब भावनाओं से नहीं, तथ्यों से दिया जाना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल सीधे और साफ तरीके से सच्चाई समझते हैं। सबसे पहले, आरटीजी विस्फोट नहीं कर सकता। इसमें ना तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, ना ही कोई धमाका। ये न्यूक्लियर बम नहीं है। इसका डिजाइन बिजली पैदा करने के लिए किया गया था, विनाश करने के लिए नहीं। और सबसे अहम बात कि अब तक कोई आधिकारिक या वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि इस डिवाइस की वजह से गंगा नदी या आम लोगों को कोई सीधा नुकसान हुआ है। एनवाईटी की जांच और द इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसे रिपोर्ट्स खुद ये मानती है कि बड़े स्तर पर रेडिएशन फैलने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। लेकिन, और यह लेकिन बहुत जरूरी है, अगर कभी इस आरटीजी का मजबूत सुरक्षा कवच किसी वजह से टूट जाए, चाहे वो ग्लेशियर मूवमेंट्स हो, भूस्खलन हो या बहुत लंबे समय से हो रहे मेटल का कमजोरपना, और अगर उसके अंदर मौजूद प्लेटिनम 238 बाहर निकल आए, तो स्थानीय स्तर पर खतरा पैदा हो सकता है। यानी जिस जगह पर वो डिवाइस है, उसके आसपास पर्यावरण या पानी प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई देशव्यापी तबाही या एपोकलिप्स होने वाला है।
सच ये है, ये मामला ना तो इतना डराने वाला है जैसे कुछ मीडिया दिखा रहा है, और ना ही इतनी मामूली कि इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाए। वैज्ञानिक भाषा में कहे तो ये लो प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट जैसा मामला है। खतरा अभी सिद्ध नहीं है, लेकिन जिम्मेदार तरीके से इसे मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। और शायद इसी सोच के साथ दिसंबर 2025 में यह मुद्दा एक बार फिर से दुनिया के सामने लाया गया है। अब दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत अहम चैप्टर आता है कि भारत सरकार और राजनीति की भूमिका इस पे क्या है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक खोई हुई डिवाइस का नहीं है, सवाल है सरकार की जानकारी, जवाबदेही और पारदर्शिता की। साल 1978 तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लोकसभा में खुद ये स्वीकार किया था कि हाँ, भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा गुप्त मिशन हुआ था जिसमें न्यूक्लियर पावर वाली डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। ये बयान कोई अफवाह नहीं है, ये संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद सरकार ने नंदा देवी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दिया। मतलब आम लोगों की एंट्री बंद, ट्रेकिंग और क्लाइंबिंग पर रोक, और इलाके को इकोसिस्टम जोन बना दिया गया था। ऑफिशियली वजह थी पर्यावरण सुरक्षा, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे सुरक्षा और संवेदनशीलता भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों में क्या भारत सरकार ने कोई नई रिकवरी ऑपरेशन चलाई? तो जवाब है नहीं, कम से कम पब्लिक डोमेन में तो नहीं। आज तक किसी भी ऑपरेशन की ऐसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है, ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई संसद में नई जानकारी। यानी सरकार जानती थी, सरकार ने माना भी, लेकिन मामलों को धीरे धीरे खामोशी में डाल दिया गया। और शायद इसी चुप्पी की वजह से दिसंबर 2025 में जब ये मुद्दा फिर उभरा, तो लोगों के मन पे पुराने सवाल फिर जग गए। तो दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का निचोड़ बिल्कुल साफ है। सबसे पहले भ्रम दूर कर लेते हैं कि हिमालय में कोई न्यूक्लियर बम नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, एक रेडियो एक्टिव पावर डिवाइस यानी आरटीजी वाकई में वहां खो गई थी। ये भी सच है कि मीडिया कई बार इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा डरावनी बना देती है, और वैज्ञानिक तौर पर अभी तक कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ है गंगा के प्रदूषित होने का, न बड़े रेडियो लीक होने का। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कोल्ड वॉर के दौरान देश सुरक्षा के नाम पर कितनी दूर तक चले गए थे, और कैसे एक छोटी सी राजनीतिक गलती दशकों बाद भी सवाल बनकर लौट सकती है। ये मामला डरने के लिए नहीं, समझने के लिए है कि टेक्नोलॉजी, राजनीति और गुप्त फैसलों का असर कभी कभी पीढ़ियों तक रहता है। अगर आपको ये वीडियो सच में जानकारी वाला लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि इस डिवाइस को खोजने की कोशिश होनी चाहिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक और जरूरी अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।